हेलो दोस्तों। मैं हूं रवि कुमार और आप देख रहे हैं हमारा यूट्यूब चैनल एग्जाम एक्सप्रेस। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कर लीजिए, कमेंट कर लीजिए और शेयर कर लीजिए। और आज हम ये सेशन में लेके आए हैं बैंकिंग अवेयरनेस से कुछ एमसीक्यूज। अराउंड 50 एमसीक्यूज हैं। देखिए, अभी जो आरबीआई आरआरबी के एग्जाम्स होने वाले हैं उसके लिए आपको ये बहुत इंपॉर्टेंट है और हमारी कोशिश है कि जब आपके मेंस एग्जाम हो तब तक आपके पास एक जीएस के प्रिपरेशन का पूरा एक मटेरियल हो। हमारे लेक्चर्स हमारे चैनल पे चल रहे हैं, आप उसे देख सकते हैं। अभी इससे जस्ट पीछे हमने 50 करंट अफेयर्स क्वेश्चंस, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस शेयर किए हैं अपने इस चैनल पे वीडियोस के थ्रू, जिसमें पूरा जून का करंट अफेयर्स हमने कवर किया है। और अब हम एक सीरीज लेके आए हैं जिसमें बैंकिंग अवेयरनेस के एमसीक्यूज हम डिस्कस करेंगे इस चैनल पे। इससे आपको हेल्प होगा कि जो प्रीवियस ईयर के, इसमें जो प्रीवियस ईयर्स के क्वेश्चंस भी हैं, कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है जो आपको पूरा का पूरा बैंकिंग अवेयरनेस कवर कर लेगा। ये इसका पहला वीडियो है इस सीरीज का। ये कंटिन्यूअसली आपके एग्जाम तक हम ऐसे वीडियोस लाते रहेंगे और हमारी कोशिश यही है कि इन वीडियोस के थ्रू आपकी प्रिपरेशन पूरी पूरी तरह से हो जाए कि जीएस में आपको 40 आउट ऑफ 40 क्वेश्चंस आप सॉल्व करके आ सके। तो बने रहिए हमारे साथ, हमारे इस वीडियोस को फॉलो करते रहिए। और फिर से एक बार रिक्वेस्ट है कि अगर अभी अभी तक आपने सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसे सब्सक्राइब कर लीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। चलिए शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है? फर्स्ट क्वेश्चन इज, which among the following was chosen as a unit of developing banking infrastructure in the lead bank scheme? ऑप्शंस आपके हैं। ऑप्शन है टाउन, विलेज, डिस्ट्रिक्ट, पंचायत। आंसर इज डिस्ट्रिक्ट। अच्छा, लीड बैंक स्कीम क्या होता है? लीड बैंक स्कीम जो एक ऐसा स्कीम है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया द्वारा चलाया गया है कि एक डिस्ट्रिक्ट के बेसिस पे एक जो मुख्य बैंक होता है जिसका एज पर बिजनेस या एज पर वो जो उस एरिया का, उस डिस्ट्रिक्ट का जो सबसे बड़ा बैंक होता है उसको लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है। उसी लीड बैंक के थ्रू जितने भी बैंकिंग के जो गवर्नमेंट के स्कीम्स वगैरह हैं वो ऑल जो बैंकों द्वारा चलाए जाने हैं उसको कंडक्ट करती है गवर्नमेंट। तो उस लीड बैंक का काम है कि उस डिस्ट्रिक्ट में जितने भी अदर बैंक ब्रांचेस हैं या बैंक्स हैं उनको एक साथ उनके साथ कंसोलिडेट करना, उनको संवयन करना और गवर्नमेंट के जितने भी स्कीम्स हैं उनको इम्प्लीमेंट करवाना बैंकों से। ये काम है लीड बैंक स्कीम का। इसके बारे में कुछ की नोट्स है वो देख लेते हैं। Leader Bank scheme was based on area approach for targeted and focused banking. The Bankers Committee, headed by S. Nariman, concluded that district would be the unit for area approach and each district could be allotted to a particular bank which will perform the role of lead bank. वही बात है, एक कमेटी बनी थी, बैंकर्स कमेटी, जिनका हेडेड एस नरीनमन जी ने किया था। उन्होंने उन्होंने इस लीड बैंक का जो है अप्रोच उसका ये शुरुआत किया था। इसका क्या होता है, इसमें एक लीड बैंक, एक बैंक को जो उस एरिया का सबसे मेन है, मान लीजिए एक एसबीआई उसमें सबसे बड़ा बैंक है, उसको लीड बैंक की संज्ञा दी जाती है और उसका काम होता है उस लीड बैंक का कि बाकी जो बैंक ब्रांचेस हैं उसके साथ समन्वय स्थापित करके जितने भी सरकार के जो ये हैं जितने भी स्कीम्स हैं उनका कार्यान्वयन करवाना, ये काम होता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज, एट विच प्लेस इट इन ईस्ट इंडिया कंपनी एस्टैब्लिश इट्स फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक? कौन सा ऐसा स्थान था जहां पे ईस्ट इंडिया कंपनी ने फर्स्ट प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की थी? ऑप्शंस देखिए, मद्रास, कलकत्ता, बॉम्बे, सूरत। आंसर है कलकत्ता। तो कलकत्ता में सबसे पहले प्रेसिडेंसी बैंक की स्थापना की गई थी ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा। बैंक ऑफ कलकत्ता was established in 1806. It was renamed in 1809 as Bank of Bengal. On 15 April 1840, Bank of Bombay established. On 1st July 1843, बैंक ऑफ मद्रास एस्टेब्लिश। ये डेट्स आप याद कर लीजिए क्योंकि ये बैंकिंग हिस्ट्री में इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चंस आते रहते हैं, इससे पूछे जाते हैं, एक आध क्वेश्चन आपको जरूर रहेंगे, तो ये सब याद रहना चाहिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु वाज द फर्स्ट गवर्नर ऑफ रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया? रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के फर्स्ट गवर्नर कौन थे? ऑप्शन है सर जेम्स टेलर, सर विंसेंट आयरन, सर ऑसबोर्न स्मिथ। आंसर देखते हैं, आंसर है सर ऑसबोर्न स्मिथ। तो सर ऑसबोर्न स्मिथ जो है वो आरबीआई के फर्स्ट गवर्नर थे। ब्रिटिश काल की बात है, जब आरबीआई की स्थापना की गई थी तब की बात है।
Sir Osborne Smith was the first governor of Reserve Bank, a professional banker. He served for over 20 years with the Bank of New South Wales and 10 years with the Commonwealth Bank of Australia before coming to India in 1926 as a managing governor of Imperial Bank of India. तो जो सर ऑसबर्न स्मिथ थे वो एक प्रोफेशनल बैंकर्स थे। उनका जो एक्सपीरियंस बहुत बड़ा था, वो न्यू साउथ वेल्स बैंक ऑफ न्यू साउथ वेल्स के लिए कम से कम 20 साल तकरीबन वो वर्क कर चुके थे। वो फर्स्ट टाइम 1926 में भारत आए इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया जो जो उस समय था उसके मैनेजिंग गवर्नर बन के, और यही आरबीआई के रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया की जब स्थापना की गई भारत में उस समय उसके पहले गवर्नर बने थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आरबीआई डिड नॉट इशू एनी करेंसी नोट्स ड्यूरिंग वर्क पीरियड ऑफ विच आरबीआई गवर्नर। ऐसे कौन से आरबीआई गवर्नर थे जिनके कार्यकाल में कोई भी करेंसी नोट्स आरबीआई ने इशू नहीं किया? आंसर है केजी अम्बेगौनकर। केजी अम्बेगौनकर वाज गवर्नर ऑफ आरबीआई फ्रॉम 14 जनवरी 1957 से 28 फरवरी 1957 तक रहे थे आरबीआई के गवर्नर। He was appointed as interim governor till HBR Langer could take over. He did not sign any bank notes. तो ये जो थे ये बहुत कम समय के लिए आरबीआई गवर्नर रहे थे। इंटरिम गवर्नर इनको बनाया गया था जब तक जो जो रेगुलर गवर्नर थे जो ज्वाइन करने वाले थे HBR लेंगर, उन्होंने टेक चार्ज अपना चार्ज नहीं ले लिया। इन्होंने कोई भी बैंक नोट साइन नहीं किया। इकलौते ऐसे गवर्नर हैं आरबीआई इतिहास में जिन्होंने कोई भी बैंक नोट साइन नहीं किया क्योंकि उनके रीजन में कोई भी बैंक नोट इशू नहीं हुआ था। फर्स्ट पीसीआर वाज एस्टैब्लिश्ड इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री। पीसीआर निम्न से किस कंट्री में सबसे पहले स्थापित किया गया? जर्मनी में स्थापित किया था। द फर्स्ट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री, पीसीआर का फुल फॉर्म होता है फर्स्ट पब्लिक क्रेडिट रजिस्ट्री इन इंडिया वाज फॉर्म्ड इन जर्मनी इन 1934. A PCR is maintained by a public authority like the central bank or the banking supervisor. It helps in maintain to keep records of individual and firms on unpaid debts and credit outstanding. तो जो अनपेड डेब्ट्स और क्रेडिट आउटस्टैंडिंग होता है उसका लेखा जोखा रखने के लिए ये पीसीआर का जो होता है मेंटेनेंस किया जाता है। तो फर्स्ट पीसीआर जो था वो जर्मनी में स्थापित किया गया था भारत के लिए 1934 में। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट द टाइप ऑफ एक्सचेंज रेट। इनमें से कौन सा जो है वो एक्सचेंज रेट नहीं है? ठीक है, तो करेक्ट आंसर है बैकवर्ड ट्रांजैक्शन। जो ये रेडी, वॉल्यू, टॉम और फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन ये सारे एक्सचेंज रेट के टाइप्स हैं। इनमें से बैकवर्ड ट्रांजैक्शन है वो एक्सचेंज रेट नहीं है। देयर आर 4 टाइप्स ऑफ एक्सचेंज। एक्सचेंज रेट जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। कौन कौन से होते हैं? रेडी, वॉल्यू, टर्म, स्पॉट ट्रांजैक्शन एंड फॉरवर्ड ट्रांजैक्शन, ये सारे एक्सचेंज रेट होते हैं। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द बिगेस्ट कंट्रीब्यूटर ऑफ द फॉरेन रिजर्व ऑफ इंडिया। तो जो फॉरेन रिजर्व है भारत का, जो विदेशी मुद्रा कोष है, जो विदेशी रिजर्व है, उसमें सबसे बड़ा कंट्रीब्यूशन किसका है निम्नलिखित में से? वो एक क्वेश्चन है। ऑप्शंस देखिए, गोल्ड, फॉरेन एसेट, एसडीआर, रिजर्व ट्रेंच विद आईएमएफ। ये सारे फॉरेन रिजर्व के टाइप्स है हमारे। इसमें से सबसे ज्यादा जो कंट्रीब्यूशन है वो किसका है भारत के फॉरेन रिजर्व में? आंसर है फॉरेन एसेट्स। जो फॉरेन एसेट्स है हमारे उसके थ्रू सबसे ज्यादा फॉरेन रिजर्व इंडिया में आता है। कुछ की नोट्स है वो आप नोट डाउन कर लीजिए। अभी मैं इसको पढ़ लेता हूँ। इंडियाज टोटल फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व इज 405.1434 US dollar billion, with foreign exchange assets component at the top with the 380.0499 billion US dollar. तो जो हमारा विदेशी मुद्रा कोष है, जो भी विदेशी फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व है, फॉरेन एक्सचेंज रिजर्व वो कितना है? 405.1434 बिलियन यूएस डॉलर का। इसमें से जो फॉरेन एक्सचेंज एसेट्स है वो सबसे ऊपर है, वो कितना है? 380.0499 बिलियन यूएस डॉलर। गोल्ड रिजर्व कितना है हमारा? तो 21.1399 बिलियन यूएस डॉलर। एसडीआर कितना है? 1.4796 बिलियन यूएस डॉलर। एंड उसके बाद जो रिजर्व पोजीशन इन आईएमएफ है, आईएमएफ में जो इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड है, वहां पे जो हमारा
जो रिजर्व है, वो जो रिजर्व है वो कितना है, 2.4740 बिलियन यूएस डॉलर। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। एआरसी रेटिंग इज अ ज्वाइंट इनिशिएटिव बिटवीन विच ऑफ द फॉलोइंग। एआरसी रेटिंग इनमें से किन के दो के बीच का ज्वाइंट इनिशिएटिव है? ये सारे ऑप्शंस हैं, आंसर है ऑल ऑफ द एबव। ये जितने भी ऑप्शंस दिए गए हैं उनमें सारे के बीच ये एसीआर रेटिंग काम करता है। तो कौन कौन से हैं, देखिए आगे बढ़ते हैं, उसका नोट्स देख लेते हैं। एआरसी रेटिंग इज एन इंटरनेशनल क्रेडिट रेटिंग एजेंसी विद हेडक्वार्टर इन लिस्बन। ARC rating was originally founded in 1988. It is a joint venture between the Sociedad de Avalico Strategica और RICO। पोर्टुगली भाषा है, थोड़ा सा प्रोनाउंसिएशन में प्रॉब्लम है। द क्रेडिट एनालिसिस एंड द रिसर्च लिमिटेड ऑफ इंडिया, इसको केयर बोला जाता है। द ग्लोबल क्रेडिट रेटिंग कंपनी लिमिटेड GCR ऑफ साउथ अफ्रीका। द मलेशियन रेटिंग कॉर्पोरेशन बेहराड मार्क ऑफ मलेशिया एंड द SR रेटिंग ग्रुप ऑफ ब्राजील। ये एक तरह का रेटिंग सिस्टम है, ARC रेटिंग सिस्टम। इन सारे जो भी यहाँ पे नाम लिखे हैं इनके बीच का ये ज्वाइंट इनिशिएटिव है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग रेटिंग एजेंसी इज बेस्ट सुटेड फॉर MSME रेटिंग। जो निम्नलिखित आगे जो दिए गए हैं उसमें से MSME रेटिंग के लिए कौन सबसे बेस्ट रेटिंग एजेंसीज है, स्पेशली MSME के लिए? क्रिसिल, सिबिल, समेरा एंड ICRA, ये सारे रेटिंग एजेंसीज हैं जो रेटिंग करते हैं कस्टमर्स को। वो इनमें से स्पेशलाइज्ड कौन है MSME के लिए? इसका आंसर देखते हैं। समेरा, SMERA, समेरा बोलते हैं इसको। सारे जो क्रिसिल सिबिल याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार एग्जाम्स में आ चुका है। रेटिंग एजेंसीज के बारे में पूछा जाता है। सिबिल के बारे में आप सब लोग जानते होंगे, नॉर्मल है। बाकी क्रिसिल, समेरा और ICRA ये सारे क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज हैं। तो समेरा के बारे में तो जान लेते हैं, क्या है ये। समेरा इज द कंट्रीज फर्स्ट रेटिंग एजेंसी दैट फोकस primarily on the Indian MSME segment. Samera is a joint initiative by SIDBI, Dun and Bradstreet Information Service India Private Limited and the several leading banks in the country। तो ये स्पेशलाइज्ड जो है वो MSME के लिए ही इसको शुरू किया गया है सिडबी के द्वारा। एंड डन एंड द ब्रैडस्ट्रीट इंफॉर्मेशन सर्विस इंडिया प्राइवेट लिमिटेड का ज्वाइंट ये इनिशिएटिव है जो MSME क्रेडिट में रेटिंग देता है कस्टमर्स को या एजेंसीज को। चलिए आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज द फुल फॉर्म ऑफ केयर रेटिंग एंड व्हेन इट इज बस एस्टेब्लिश्ड। तो केयर रेटिंग है, ये भी एक केयर रेटिंग है, इसका फुल फॉर्म क्या है वो देखते हैं, और ये कब स्थापित किया गया था। आंसर है क्रेडिट एनालिसिस एंड रिसर्च लिमिटेड। ये 1993 में स्थापित किया गया था केयर रेटिंग। Credit Analysis and Research Limited is a credit rating research and advisory committee promoted by Industrial Development Bank of India (IDBI), Canara Bank, Unit Trust of India, and other financial and leading institutions. It was established in 1993। तो जो केयर है, ये क्रेडिट एनालिसिस रिसर्च लिमिटेड, ये भी एक रेटिंग एजेंसी है जो क्रेडिट के लिए क्रेडिट रिलेटेड रेटिंग देती है। ये किनके द्वारा प्रमोटेड किया गया था? ये किया गया था डेवलपमेंट बैंक ऑफ इंडिया जो IDBI है, कैनरा बैंक, यूनिट ट्रस्ट ऑफ इंडिया UTI, and other financial and leading institutions. It was established in 1993। आगे बढ़ते हैं। Which of the following city is the headquarter of ONICRA? मुंबई, गुरुग्राम, नोएडा, फरीदाबाद। आंसर इज गुरुग्राम। तो ONICRA का जो हेडक्वार्टर है वो गुरुग्राम दिल्ली में स्थित है। ONICRA provided rating, risk assessment and the analytical solutions। ये भी एक ONICRA एक प्रकार की रेटिंग एजेंसी है। ये किस प्रकार में रेटिंग देती है? तो रिस्क असेसमेंट एंड एनालिटिकल सॉल्यूशंस में। इट वाज एस्टैब्लिश्ड इन 1993। इट इज प्रोवाइडेड असेसमेंट, ग्रेडिंग एंड रेटिंग मॉडल्स फॉर द इंडिविजुअल्स एंड MSME। ये इंडिविजुअल MSME के लिए असेसमेंट, ग्रेडिंग एंड रेटिंग मॉडल्स प्रोवाइड करती है। द हेडक्वार्टर इज इन गुरुग्राम, हरियाणा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज फुल फॉर्म ऑफ VCT? VCT का फुल फॉर्म क्या है? ये सारे ऑप्शंस हैं, आंसर देखते हैं। वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। तो VCT का फुल फॉर्म हो गया वेंचर कैपिटल ट्रस्ट। ये क्या है VCT, ये थोड़ा देख लेते हैं। A venture capital trust, VCT, is a type of publicity listed closed-end fund found in the United Kingdom. VCT are the companies listed on the London Stock Exchange which
invest in other companies which are not themselves listed. It was first introduced by the government in the Finance Act 1995. जो VCT है इसको फर्स्ट जब कब इंट्रोड्यूस किया गया था तो गवर्नमेंट इन द फाइनेंस एक्ट 1995 में इसका एस्टेब्लिशमेंट किया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। What is the prepayment change applied on the paying personal loan before tenure period? जो पर्सनल लोन पे बिफोर टेन्योर पीरियड मतलब जो उसका टेन्योर होता है, कोई भी आप लोन लेते हैं उसका एक टेन्योर होता है 2 साल, 3 साल, 5 साल, 10 साल। उससे पहले अगर आप प्री पेमेंट चार्जेस क्लोज करना चाहते हैं तो उसका प्री पेमेंट चार्जेस कितना है पर्सनल लोन पे? ऑप्शंस हैं, आंसर देखते हैं। 1 to 2% ऑफ प्रिंसिपल। तो जो प्री क्लोजिंग चार्ज को प्री क्लोजिंग चार्जेस बोलते हैं हम लोग कि अगर आप लोन आपने लिया है 3 साल के लिए बट आपके पास कुछ फंड आ गए पहले तो आप उसको क्लोज करना चाहते हैं तो बैंक ये फैसिलिटी देती है, बट उस पर आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस पे करने पर इसको प्री पेमेंट चार्जेस बोलते हैं हम लोग उसको। वो कितना होता है तो प्रिंसिपल का 1 to 2%, जो आपका प्रिंसिपल है, जो आपका मूल लोन है, इंटरेस्ट के अलावा जो आपका जो मूल अमाउंट होता है उस पर 1 to 2% लगता है। ठीक है, प्री क्लोजर चार्जेस बोलते हैं इसको। To pay off your personal loan before the loan tenure is completed, one get charged an additional fee termed as prepayment charges. The prepayment penalty uses range between 1 to 2% of the principal outstanding. ठीक है, याद रखिएगा प्री पेमेंट पेनल्टी, प्री पेमेंट चार्जेस क्या होता है। जो लोन आप समय से पहले क्लोज करना चाहते हैं आपको तो उसके लिए बैंक कुछ अमाउंट एक्स्ट्रा अमाउंट लेती है, वो 1 to 2% होता है ऑन द डिफरेंट लोन्स पे। ठीक है, और डिफरेंट अमाउंट के अनुसार। आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन इज द म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलेटर इन इंडिया? म्यूचुअल फंड मार्केट रेगुलेटर भारत में कौन सा है ऑर्गेनाइजेशन, ये पूछा गया है। आंसर सेबी। सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड का मार्केट रेगुलेटर है। जो म्यूचुअल फंड ऐसे कि आरबीआई बैंकिंग रेगुलेटर का सब करता है, ठीक है, उसी तरह से सेबी जो है वो म्यूचुअल फंड मार्केट को रेगुलेट करता है इंडिया में। As far as mutual fund are concerned, SEBI makes the policies for mutual fund and also regulate the industry. It lays guideline for the mutual fund to safeguard the investor and interest. चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of the following is the situation when the units of a close-ended fund can be bought? आंसर है at the launch. In a closed-end fund, a mixed number of shares are offered by an investment company through an initial public offering. They can be bought only at the launch of fund. ठीक है, जो हमारा जो इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग दिया जाता है आईपीओ जिसको हम लोग बोलते हैं, वो कब लिया जा सकता है, ये क्वेश्चन था। आईपीओ कब लाया जाता है? मान लीजिए कोई कंपनी अपना यूनिट क्लोज करना चाहती है या फिर उसमें कुछ फंडिंग करना चाहती है तो उसको वो अपना एक आईपीओ निकालती है। इसको हम लोग बोलते हैं इनिशियल पब्लिक ऑफरिंग। आम जनता के लिए कोई भी इसे खरीद सकता है, इसी को हम लोग आईपीओ बोलते हैं। तो ये कब लिया जा सकता है? तो लॉन्च ऑफ द फंड, फंड के लॉन्च के टाइम में ही लिया जा सकता है, इसको बाद में आप नहीं ले सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्टीट्यूट इज द रेगुलेटर ऑफ हाउसिंग फाइनेंस इन इंडिया? निम्नलिखित में से कौन सा ऐसा संस्था है जो हाउसिंग फाइनेंस को रेगुलेट करती है? आंसर इज एनएचबी। ठीक है, हमने जब आपने हमारे वीडियो में जब टाइप्स ऑफ बैंक हम लोग पढ़ रहे थे उसमें हमने एनएचबी के बारे में डिटेल से किया था। ये एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है जो इंडिया में जितने भी हाउसिंग फाइनेंस होती है उसको रेगुलेट करती है थ्रू कमर्शियल बैंक्स। शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक जो भी हाउसिंग लोन करेगी उसको ये एनएचबी जो है, नेशनल हाउसिंग बैंक बोलते हैं इसको फुल फॉर्म, ये रेगुलेट करती है। National Housing Bank is the housing finance regulator in India. The main aim of NHB is to promote a sound, healthy, viable and the cost-effective housing finance system to cater to all segments of the population and to integrate the housing finance system with the overall finance system. तो इसका काम यही है कि रेगुलेट करना और हेल्दी और साफ सुथरा ढंग से जो हाउसिंग फिनेंस हो उसको देखना भारत में। और ये एनएचबी का काम है जिसका फुल फॉर्म है नेशनल हाउसिंग बैंक। ये एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है ऑल्सो, ये भी याद रखिएगा। ये एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है, जैसे कि इसके अलावा जो नबार्ड है वो भी एक डेवलपमेंट बैंक है, सिडबी वो भी एक डेवलपमेंट बैंक है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज द लार्जेस्ट हाउसिंग फाइनेंस कंपनी इन इंडिया?
भारत में जो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी कौन है, जो हाउस लोन सबसे प्रोवाइड करते हैं सबसे ज्यादा, वो कौन सी है? ऑप्शन एसबीआई, एचडीएफसी, हुडको एंड आईएचएफएल। आंसर एचडीएफसी। जो एचडीएफसी है वो सबसे बड़ी हाउसिंग फाइनेंस कंपनी है भारत में। हाउसिंग डेवलपमेंट फाइनेंस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, एचडीएफसी का फुल फॉर्म है, इज एन इंडियन फाइनेंस conglomerate basis in Mumbai, India. It is a major provider of finance for housing in India. जो ये हाउसिंग लोन सबसे ज्यादा जो प्रोवाइड करती है, सबसे बड़ी कंपनी जो है वो एचडीएफसी बैंक। Which of the following committee formed the basis for the introduction of factoring service in India? कौन सी कमेटी है जो कि फैक्टरिंग सर्विस भारत में शुरू करने के लिए इनका इस कमेटी का निर्माण किया गया था? तो आंसर है सीएस कल्याण सुंदरम कमेटी। सीएस कल्याण सुंदरम कमेटी। A committee headed by Sri C.S. Kalyan Sundaram went into the aspect of factoring service in India in 1988, which formed the basis of introduction of factoring service in India. आगे बढ़ते हैं। What is the time period for an intermediate term corporate loan? इंटरमीडिएट टर्म कॉर्पोरेट लोन का टाइम पीरियड कितना है, उसका जो टाइम होता है कितने समय के लिए, वो क्या है, वो देखते हैं। आंसर है 3 इयर्स। इंटरमीडिएट टर्म कॉर्पोरेट लोन का जो टेन्योर है, जो टाइम पीरियड है, वो 3 साल का होता है। एन इंटरमीडिएट टर्म लोन जनरली रन्स मोर देन 1 ईयर बट लेस देन 3 ईयर। इट इज पेड इन मंथली इंस्टॉलमेंट फ्रॉम अ कंपनीज कैश फ्लो। ये 1 साल से ज्यादा और 3 साल से कम के लिए दिया जाता है इंटरमीडिएट टर्म कॉर्पोरेट लोन्स। वेंचर्स लोन क्या है? वेंचर्स लोन स्टार्टअप्स लोन है। स्टार्टअप्स के लिए जो उद्योग स्टार्ट किए जा रहे हैं, स्टार्टअप्स के बारे में सुनते हैं, उसके लिए दिया जाता है वेंचर्स लोन। ये स्पेशलाइज्ड कैटेगरी का एक लोन होता है। वेंचर्स लोन आर स्टार्टअप लोन्स अलाउइंग बिजनेस टू ओपन lenders do not like to give out ventures loans since the odds of new business falling are high. जो वेंचर्स लोन ज़्यादा पॉपुलर नहीं हुआ क्योंकि जो नया बिजनेस होता है उसका डूबने का चांसेस ज़्यादा रहता है, इसीलिए जो बैंक्स हैं या जो भी लेंडर्स है वो इसमें ज़्यादा इंटरेस्ट नहीं दिखाते हैं। बट वेंचर लोन्स के बारे में हमें जानना है क्योंकि ये हमारे सिलेबस में है और ये क्वेश्चंस आते हैं इससे। व्हाट इज द मीनिंग ऑफ टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी? टर्म रीपेमेंट कैपेसिटी का अर्थ क्या है? आंसर है इट इज बेस्ड ऑन योर मंथली डिस्पोजेबल इनकम एंड अदर फैक्टर लाइक स्पाउस इनकम एसेट्स। ये जो टर्म रिपेमेंट कैपेसिटी है, जब भी बैंक किसी को लोन देती है तो वो बहुत सारी चीजें एसेस करती है। उसमें एक ये भी आता है कि आपकी रिपेमेंट कैपेसिटी कितनी है, आप कितना रिपेमेंट कर सकते हैं लोन का, वो देखा जाता है। उसमें कई सारी चीजें आती हैं, जैसे आपका जो डिस्पोज्ड इनकम कितना है, मंथली इनकम कितना है, आपका स्पाउस का इनकम कितना है, या फिर आपके पास एसेट्स कितने हैं। ये सारी चीजें देख के एक हम लोग रिपेमेंट कैपेसिटी निकालते हैं किसी भी कस्टमर का। उसी को हम लोग बोलते हैं टर्म रिपेमेंट कैपेसिटी, कि आपको लोन जो आप देंगे तो रिपेमेंट कितना कर सकता है, उसी के हिसाब से हम लोग लोन का बैंक जो है लोन का जो अमाउंट है वो तय करती है और उसका रिपेमेंट तय करती है। The bank will assess repayment capacity while deciding the home loan eligibility. Repayment capacity is based on your monthly disposable surplus income and other factors like spouse income, assets, liability, stability of income, etc. ये स्पेशली जब है होम लोन एलिजिबिलिटी देख चेक करने के लिए किया जाता है। और बाकी जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है, इसमें बहुत सारे फैक्टर्स आते हैं, जैसे कि आपका इनकम कितना है, आपका स्पाउस का इनकम कितना है, आपके पास एसेट्स क्या क्या हैं, उससे आपका क्या इनकम है, ये सब चीजें देख के हम लोग या बैंक जो है वो रिपेमेंट कैपेसिटी निकालती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग क्लियरली डिफाइंड डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस? जो डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस है उसको निम्नलिखित में से कौन सा पूरी तरह से डिफाइन करता है, पूरी तरह परिभाषित करता है? चलिए आंसर देखते हैं। बोथ ए एंड सी। तो ए क्या है? इट रेफर्स टू द फाइनेंस प्रोवाइडेड टू इंडिविजुअल और ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल इंक्लूडिंग कोऑपरेटिव सोसाइटीज। और सी क्या है? बैंक फाइनेंस एक्सटेंडेड टू पर्सन हु इज ऑलरेडी ओइंग अ हाउस इन द टाउन ऑफ विलेज। ये जो दो हैं ये डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस को डिफाइन करता है। डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस refers to finance provided by banks to individual or group of individual including
कोऑपरेटिव सोसाइटीज फॉर एक्विजिशन कंस्ट्रक्शन ऑफ एकोमोडेशन। जो डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस होता है ये इंडिविजुअल्स को दिया जाता है या ग्रुप ऑफ इंडिविजुअल्स को दे सकते हैं। इसमें कोऑपरेटिव सोसाइटीज भी इंक्लूड हैं। एक्विजिशन, कंस्ट्रक्शन और एकोमोडेशन के लिए अगर आप लेना चाहते हैं तो डायरेक्ट हाउसिंग फाइनेंस में आता है। ये दो जो हमने बताया ऊपर वो इसको पूरी तरह से डिफाइन करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग कंपनी स्टार्टेड द फर्स्ट फैक्टरिंग बिजनेस सर्विस इन इंडिया? आंसर है एसबीआई फैक्टर एंड द कमर्शियल लिमिटेड। तो जो एसबीआई फैक्टर एंड कमर्शियल लिमिटेड है उसने फर्स्ट फैक्टरिंग बिजनेस सर्विस स्टार्ट किया था इंडिया में। SBI Factoring Commercial Limited was the first factoring company to start its operation in India in April 1991. Since then, a number of companies have started factoring business in India. तो सबसे पहले 1991 में SBI Factor and Commercial Limited ने ये स्टार्ट किया था इस बिजनेस को। उसके बाद बहुत सारी कंपनीज इसमें आई हैं। आगे बढ़ते हैं। What is the time period for an intermediate term corporate loan? और ये क्वेश्चन फिर से रिपीट हो गया है, सॉरी। आगे बढ़ते हैं। The type of lease that include a third party, a lender, is called as which of the following? कौन सा ऐसा लीज है जो इंक्लूड करता है थर्ड पार्टी को और जो लोन दे रहे हैं लेंडर्स को, निम्नलिखित में से कौन सा है? तो वो है आंसर बी, लेवरेज लीज। जो लेवरेज लीज है वो उसमें थर्ड पार्टी और लेंडर दोनों को इंक्लूड किया जाता है। उसको हम लोग बोलते हैं लेवरेज लीज। A leverage lease is a lease agreement that is partially financed by the lessor through a third-party financial institutions. The lender is given a senior secured interest on the assets and an assignment of the lease and the lease payments. आगे बढ़ते हैं। Next question is, which one of the following is known as the father of leasing financing in India? तो लीजिंग फाइनेंसिंग इन इंडिया, भारत में उसके फादर किनको बोला जाता है? आंसर है फारूक ईरानी। फारूक ईरानी जी को लीजिंग फाइनेंस, भारत में जो लीजिंग फाइनेंस है उनको शुरुआत करने का श्रेय दिया जाता है। लीजिंग एक्टिविटी वाज इनिशिएटेड इन इंडिया इन 1973। 1973 से ये लीजिंग एक्टिविटी स्टार्ट किया गया था। फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया नेम्ड फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया। भारत की पहली लीजिंग कंपनी थी, उसका नाम था फर्स्ट लीजिंग कंपनी ऑफ इंडिया लिमिटेड। was set up in that year by Farooq Irani with industrialist AC Muthia. For several years, this company remained the only company in the country. आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, which section of RBI allows the RBI to provide loans to bank and state financial corporations? RBI का कौन सा ऐसा सेक्शन है, जो एक्ट और सेक्शन होते हैं RBI के, वो RBI को ये अधिकार देती है कि वो बैंक और स्टेट फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस को लोन प्रोवाइड कर सके। आरबीआई का ये भी एक काम है कि अगर किसी बैंक को जरूरत पड़ती है फंड्स की या लोन की तो वो आरबीआई प्रोवाइड करती है। आंसर देखते हैं। 17 सेक्शन 17 जो है उसमें ये अधिकार दिया गया है आरबीआई को, ये फैसिलिटी दी गई है कि फाइनेंशियल कॉर्पोरेशंस या बैंक्स को लोन प्रोवाइड कर सकें। Under Section 70, the RBI can provide loans to bank and state financial corporations. It can provide advances to central government और state governments. तो इसके अनुसार वो RBI जो है वो सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट को भी एडवांस प्रोवाइड कर सकती है। याद रखिएगा सेक्शन 17 वेरी इंपॉर्टेंट। When was the State Bank of India nationalized? SBI जो है भारतीय स्टेट बैंक का राष्ट्रीयकरण कब किया गया था? 1955 में भारत नेशनलाइजेशन हुआ था एसबीआई का। इन 1955 द फॉर्मर इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया, जो पहले एसबीआई का जो पहले था वो इंपीरियल बैंक ऑफ इंडिया था, उसी का नाम बदल के स्टेट बैंक ऑफ इंडिया किया गया। बिकम द स्टेट बैंक ऑफ इंडिया विद द एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। पार्लियामेंट में एक एक्ट लाया गया था, उसके द्वारा इसको किया गया। इट मार्क द इनिशियल फेज ऑफ नेशनलाइजेशन। ये नेशनलाइजेशन का शुरुआत था। इसी के बाद बाकी बहुत सारे बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया, जिसमें हमने जो हिस्ट्री ऑफ जो हमारे, अगर आप इसके बारे में जाना चाहते तो हमारे चैनल पे दिया गया है जो हिस्ट्री ऑफ बैंकिंग या बैंक, उसमें डिटेल बताया गया है, तो आप उसको रेफर कर सकते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं।
Which of these banks was not associated with the State Bank of India in 1959? जो आगे जो निम्नलिखित बैंक है वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के साथ 1959 में एसोसिएटेड नहीं थे। स्टेट बैंक ऑफ पटना, स्टेट बैंक ऑफ हैदराबाद, आप जानते हैं कि एसोसिएट्स बैंक थे जो अभी मर्ज हो गए हैं सभी एसबीआई के साथ। तो ये 1959 में स्टेट बैंक ऑफ पटना जो था वो एसोसिएटेड नहीं था। SBI acquired the control of 7 banks via the State Bank of India Subsidiary Banks Act 1959. These 7 banks were State Bank of Bikaner and Jaipur, State Bank of Hyderabad, State Bank of Indore, State Bank of Mysore, State Bank of Patiala, State Bank of Saurashtra and State Bank of Travancore। इन सातों बैंकों का अब SBI में विलय कर दिया गया है। कोई भी एसोसिएट्स बैंक अब नहीं है। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which of these bank was nationalized in 1969? आप जानते हैं कि 2 फेज में राष्ट्रीयकरण किया गया था बैंकों का। तो उसमें जो 1969 में जो नेशनलाइजेशन हुआ था इसमें से किस बैंक का किया गया था? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। तो जो जितने भी यूनियन बैंक ऑफ इंडिया, ओरिएंटल बैंक ऑफ कॉमर्स और यूको बैंक है, इन तीनों का भी नेशनलाइजेशन 1969 में हुआ था। देखिए अब इसको थोड़ा डिटेल जान लेते हैं। 1969 में 14 मेजर बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। जो फर्स्ट फेज था उसमें 14 इंपॉर्टेंट जो सारे मेजर कमर्शियल बैंक थे उनका नेशनलाइजेशन किया था। कब किया गया था? तो जुलाई 1969 में। वेरी इंपॉर्टेंट डेट है, इसको याद रखिएगा, बहुत बार ये एग्जाम्स में पूछ चुका है। और ये कौन कौन थे वो जान लेते हैं। इलाहाबाद बैंक, बैंक ऑफ बड़ौदा, बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कैनरा बैंक, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, देना बैंक, इंडियन बैंक, इंडियन ओवरसीज बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, सिंडिकेट बैंक, यूको बैंक, यूनियन बैंक ऑफ इंडिया और यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया। इन 14 बैंकों का नेशनलाइजेशन किया गया था। कब? 1969 में। आगे बढ़ते हैं। With which bank the ING Vysya Bank got merged in 2016? तो निम्नलिखित में कौन सा ऐसा बैंक जिसमें ING Vysya बैंक 2016 में मर्ज हुआ था? आंसर है कोटक महिंद्रा बैंक। तो ING Vysya बैंक जो 2016 में कोटक महिंद्रा बैंक के साथ मर्ज हो गया था। आफ्टर मर्जर द 4th लार्जेस्ट प्राइवेट सेक्टर बैंक ये इंडिया का बना था। कौन सा? कोटक महिंद्रा बैंक। चलिए आगे बढ़ते हैं। Which country bank Parasgat belongs to? Answer is Iran. Bank Parasgat is also known as BPI, is a major Iranian private bank. तो ईरान का ये प्राइवेट बैंक है। It has its branches in India as well and registered with RBI as a foreign bank. इसका जो हमारे भारत में भी ब्रांचेस हैं और ये फॉरेन बैंक के रूप में हमारे आरबीआई में रजिस्टर्ड भी है। Which country the Sinhan Bank belongs to? सिनन बैंक जो है वो किस कंट्री से रिलेटेड है? तो ये साउथ कोरिया से रिलेटेड है। इसका हमारे यहाँ 6 ब्रांचेस हैं। ठीक है, इसका हेड ऑफिस जो है वो मुंबई में है और साउथ कोरिया से रिलेटेड है। ये हमारे यहाँ एज अ फॉरेन बैंक रजिस्टर्ड है। और इसका हमारे यहाँ भारत में कितने ब्रांचेस हैं? 6 ब्रांचेस हैं। Which state has the highest number of RRBs in India? भारत का कौन सा ऐसा राज्य है जहाँ पे हाईएस्ट नंबर, जो ग्रामीण बैंकों का जो हाईएस्ट नंबर है वो है, सबसे ज्यादा संख्या में ग्रामीण बैंक कहाँ है? उत्तर प्रदेश में सबसे ज्यादा संख्या में ग्रामीण बैंक है। कितने हैं? तो 36 ग्रामीण बैंक उत्तर प्रदेश में है। उसके बाद 19 मध्य प्रदेश में है और बिहार में 16 है। और एक इंपॉर्टेंट चीज और कि गोवा और सिक्किम में कोई भी ग्रामीण बैंक नहीं है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। When was the banking correspondent scheme launched by RBI? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट स्कीम जो है वो आरबीआई द्वारा कब लॉन्च किया गया? बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंट मतलब बैंक मित्र जो हम लोग बात करते हैं गांव में या ग्रामीण बैंकों में नॉर्मली होते हैं, वो कब लॉन्च किया गया था? 2006 में इसकी शुरुआत की गई थी। Banking correspondent scheme was launched by RBI in 2006. RBI allowed banks to use non-bank intermediaries as business correspondent to extend banking and other financial service to the unbanked area. तो आरबीआई का जो ये लक्ष्य था, ये कहा गया कि आप जो नॉन बैंकिंग इंटरमीडिएरीज है उनका यूज कीजिए, उन लोगों का यूज कीजिए, और जो अनबैंक्ड एरिया जहाँ पे बैंक नहीं है
वहां तक बैंकिंग सर्विसेज को भारत में पहुंचाइए। इसीलिए बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस स्कीम का शुरुआत किया गया था आरबीआई द्वारा। अभी भी बहुत क्षेत्रों में काम करते हैं, जो हम लोग सुनते हैं बैंक मित्र होते हैं, नॉर्मली मैक्सिमम सबसे ज्यादा आरआरबीज में, ग्रामीण बैंकों में सबसे ज्यादा काम करते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। हु कैन वर्क एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस? एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस कौन काम कर सकते हैं? इंडिविजुअल्स, एनजीओज, माइक्रो फाइनेंस इंस्टीट्यूशंस, ऑल ऑफ द आंसर है सभी। जो तीनों है वो एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस काम कर सकते हैं। The following have been allowed by the RBI to work as a banking correspondents: individuals, NGO, microfinance institutes set up under Societies Trust Acts, societies registered under the Mutually Aided Cooperative Societies Acts, or the Cooperative Societies Act of state companies, in which NBFCs, bank, telecom companies, and other corporate entities of their holding companies do not have equity holding in excess of 10%। ये सारे जो हैं वो एज अ बैंकिंग कॉरेस्पॉन्डेंस काम कर सकते हैं। इन विच ईयर फॉर द फर्स्ट टाइम अ बिल वाज इंट्रोड्यूस्ड इन इंडिया लेजिस्लेटिव असेंबली फॉर द क्रिएशन ऑफ आरबीआई? सबसे पहले जो लेजिस्लेटिव असेंबली था वहां पे आरबीआई के क्रिएशन के लिए सबसे पहले कब बिल लाया गया? आंसर है 1927 में आरबीआई क्रिएशन के लिए सबसे पहले बिल लाया गया था, कि कहा गया कि अब आरबीआई का आरबीआई एक संस्था, केंद्रीय संस्था हो जो बैंकिंग का सारा रेगुलेटरी संभाले। In 1927, a bill to create the Central Bank of India was introduced in the Legislative Assembly, but it was later withdrawn due to the lack of agreement among various sections of people। आगे बढ़ते हैं। Who wrote the book of problem of the rupee, its origin and its solution, which gave the concept of RBI? इन्होंने ये बुक लिखा था जिसका नाम था इट्स ओरिजिन रूपी, इट्स ओरिजिन एंड सॉल्यूशन, जिन जो कि कॉन्सेप्ट आरबीआई का जो कॉन्सेप्ट दिया गया था वो इस बुक में दिया गया था। इन्होंने लिखा था ये है, तो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था। RBI was conceptualized as per the guideline, working style and outlook presented by Dr. B.R. Ambedkar in his book titled The Problem of Rupees, Its Origin and Its Solution। जो ये बुक है द प्रॉब्लम ऑफ रुपीज, इसी के कॉन्सेप्ट के आधार पे या जो इनका वर्क स्टाइल है उसके आधार पे आरबीआई का शुरुआत किया गया था। उसका जो कॉन्सेप्ट है वो इसी के आधार पे किया गया है। किसने लिखा था? तो बी आर अम्बेडकर जी ने लिखा था। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच ऑफ दिस बैंक्स वाज अर्लियर नोन एज यूटीआई बैंक? जो निम्नलिखित में से कौन सा बैंक है जो यूटीआई बैंक के नाम से जाना जाता था पहले? आंसर है एक्सिस बैंक। UTI Bank in June 2007 changed its names to Axis Bank। 2007 में UTI Bank ने अपना नाम चेंज कर लिया एक्सिस बैंक। It was done to avoid confusion as several unrelated entities were using the UTI brand। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। Where is the operational head office of HSBC Bank located in India? HSBC बैंक जो है ये एक फॉरेन बैंक है, इसका ऑपरेशनल हेड ऑफिस भारत में कहाँ पे स्थित है? मुंबई में। HSBC Bank India has operational head office in Mumbai. It is a foreign bank under the Banking Regulation Act 1949. It is regulated by the Reserve Bank of India। जो फॉरेन बैंक है ये एक प्रकार का फॉरेन बैंक है जो कि बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट 1949 में इसके बारे में बताया गया है। इसका ऑपरेशनल हेड ऑफिस मुंबई में है। तो फॉरेन बैंक्स का कॉन्सेप्ट यही होता है कि जिसका ओरिजिनल हेड ऑफिस होता है वो किसी विदेश में होता है जहाँ का वो बैंक है, बट भारत में भी आप वो काम कर सकते हैं। उसका एक ऑपरेशनल हेड ऑफिस भारत में बनाया जाता है और उसको फॉरेन बैंक बोला जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विच इज द करेक्ट अबाउट पीएसएल टारगेट ऑफ फॉरेन बैंक इन इंडिया? पीएसएल टारगेट जो है फॉरेन बैंक ऑफ इंडिया, उसके बारे में इसमें से कौन सा सही है? पीएसएल का फुल फॉर्म होता है प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो इसको बोला जाता है उसमें से कौन सा सही है? It is not applicable for foreign banks। ये foreign banks के लिए applicable नहीं है। It is applicable on foreign banks having 50 or more branches। It is applicable on foreign bank having 20 or more branches। It is applicable on all foreign banks। तो आंसर देखते हैं। It is applicable on foreign banks having 20 or more branches। जो PSL टारगेट्स है, जो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग का टारगेट है, ये दिया जाता है हर बैंक को। प्रायोरिटी सेक्टर इसमें तकरीबन 8 तरह के सेक्टर्स आते हैं।
इसके बारे में एक पूरा डिटेल वीडियो हमारे चैनल पे है। प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में दिया गया है, आप उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं। अगर आप प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग के बारे में अच्छी तरह से जानना चाहते हैं तो आप उस वीडियो को जरूर रेफर कीजिए। तो इसमें बताया गया है कि प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग जो टारगेट्स है वो फॉरेन बैंक्स को दिया जाता है जिनका 20 और उससे ज्यादा ब्रांचेस हो भारत में। The target under priority sector lending are applicable to all the domestic scheduled commercial banks, excluding regional banks and small finance bank. Small finance bank और regional banks के लिए नहीं होता इसका target lending. And foreign banks with 20 branches and above. उन फॉरेन बैंक के लिए एप्लीकेबल है जिनका 20 ब्रांच या उससे ज्यादा भारत में है, तभी ये प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनके लिए एप्लीकेबल है। और उससे कम ब्रांचेस है तो प्रायोरिटी सेक्टर लेंडिंग उनके लिए एप्लीकेबल नहीं है। बाकी सारे डोमेस्टिक शेड्यूल्ड कमर्शियल बैंक के लिए एप्लीकेबल है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। Which was the first RRB in India to adopt CBS प्लेटफॉर्म? जो कोर बैंकिंग सॉल्यूशन प्लेटफॉर्म है जो अभी CBS पे काम करता है, कौन सा ऐसा पहला ग्रामीण बैंक था, RRB था, इसने अडॉप्ट किया, सबसे पहले शुरुआत किया? आंसर है ऋषिकुल्या ग्राम्य बैंक। ये बैंक उड़ीसा से बिलोंग करता है। इसने सबसे पहले CBS प्लेटफॉर्म को अडॉप्ट किया था ग्रामीण बैंकों में। आगे बढ़ते हैं। When was कृष्ण भीमा समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड established? जो कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड कब स्थापित किया गया था? आंसर है 2001 में। कृष्ण भीम समृद्धि लोकल एरिया बैंक लिमिटेड established in 28 February 2001 with an area of operation comprising 3 contiguous districts of Mahabubnagar in आंध्र प्रदेश एंड रायचूर एंड गुलबर्गा इन द स्टेट ऑफ कर्नाटका। तो कर्नाटक में स्थापित किया गया था। कब किया गया था? 2001 में। चलिए आगे बढ़ते हैं। When was नाबार्ड सेटअप इन इंडिया? नाबार्ड की स्थापना कब की गई थी भारत में? 1982 में। याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कई बार ये एग्जाम्स में आ चुका है। नेशनल बैंक फॉर एग्रीकल्चर एंड रूरल डेवलपमेंट नाबार्ड का फुल फॉर्म है। ये एक तरह का डेवलपमेंट बैंक है। इसका काम क्या है थोड़ा सा जान लेते हैं। इसका काम है भारत में जितना भी एग्रीकल्चर रिलेटेड फाइनेंस होते हैं बैंकों द्वारा, ये उनका रेगुलेट करता है, ये इनका देखरेख करता है। ये डेवलपमेंट बैंक है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 12 जुलाई 1982 को बाई स्पेशल एक्ट ऑफ पार्लियामेंट। वेयर इज द हेडक्वार्टर्स ऑफ एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक? एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक का हेडक्वार्टर कहाँ है? आंसर है जयपुर में। AU Small Finance Bank in India is scheduled commercial bank. Having its headquarters in Jaipur, it was founded as AU Finance Limited in 1996 and converted to a small finance bank in 19 April 2017. What is the deposit limit on saving account in the payments bank? जो एक नए तरह का बैंक है पेमेंट्स बैंक, उसका सेविंग उसका डिपॉजिट लिमिट कितना है सेविंग बैंक अकाउंट में? बहुत बार क्वेश्चन पूछा जाता है। टाइप्स ऑफ बैंक में हमने जाना था ये कि जो पेमेंट बैंक्स क्या होते हैं उसके बारे में, उसके की फैक्टर्स उसमें ये बताया गया था कि सेविंग अकाउंट में एक लिमिट होता है। वो कितना लिमिट है वो यहाँ पूछा गया है, 1 लाख। तो मैक्सिमम लिमिट जो है उसको सेविंग अकाउंट में 1 लाख रुपए आप जमा कर सकते हैं, उससे ज्यादा नहीं कर सकते। तो पेमेंट बैंक कैन accept demand deposit up to ₹1 lakh per account for individuals and small businesses. आगे बढ़ते हैं। वेयर इज द सरफासी एक्ट नॉट एप्लीकेबल? सरफासी एक्ट कहाँ पे एप्लीकेबल नहीं होता है? आंसर है ऑल ऑफ द अबव। जो ये जितने भी चीजें दी गई हैं उसमें एप्लीकेबल नहीं होता। कहाँ कहाँ? ऑन अनसिक्योर्ड लोन। अनसिक्योर्ड लोन कोई भी होगा वहां पे सरफासी एक्ट नहीं लगेगा। लोन्स बिलो 1 लाख से जो बिलो नीचे होगा उस पे आपको कोई भी जो 1 लाख से नीचे का लोन होगा उस पे कोई भी सरफासी एक्ट एप्लीकेबल नहीं होगा। वेयर रिमेनिंग डेप्ट इज बिलो 20% ऑफ द ओरिजिनल प्रिंसिपल। जहां पे ओरिजिनल प्रिंसिपल का 20% अगर डेप्ट बचा है, रिमेनिंग डेप्ट बचा है, मतलब जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट अगर 20% से नीचे बचा है, उस पे सरफासी एक्ट नहीं लगेगा। ये तीनों जो है वहां पर समझने। सरफासी एक्ट एक रिकवरी टूल है। जो लोन एनपीए हो जाते हैं उनके रिकवरी के लिए सरफासी एक्ट लगाया जाता है, जिसमें बैंकों का अधिकार होता है कि जो भी सिक्योरिटी दी गई है उसको आप नीलाम कर सकते हैं, उसको आप बेच के अपना पैसा वसूल कर सकते हैं।
Surfaci Act done not apply to unsecured loans below 1 lakh or where remaining debt is below 20% of the original principals. Which organization functions as the unauthorized Bharat Bill Payment Central Unit? State Bank of India, ICICI Bank, NPCI, Reserve Bank of India. Answer है NPCI. National Payments Corporation of India functions as authorized Bharat Bill Payment Central Unit. It is responsible for setting business standard, rules and procedures for the technical and business requirement for all the participants. जो NPCI है वो भारत बिल पेमेंट्स का सेंट्रल यूनिट है और ऑथराइज्ड है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आगे देखते हैं। व्हाट इज द लेंथ ऑफ यूपीआई पिन? यूपीआई पिन हम लोग यूपीआई एप्स यूज करते हैं फंड ट्रांसफर के लिए, उसका पिन का लेंथ कितना होता है? 4 to 6 डिजिट का लेंथ होता है। यूपीआई का फुल फॉर्म जो यूपीआई पिन हम यूज करते हैं वो 4 से 6 डिजिट का होता है। यूपीआई पिन पर्सनल आइडेंटिफिकेशन नंबर इज अ 4 to 6 डिजिट passcode you set up during first conversation with the app। ठीक है, चलिए आगे बढ़ो। अब ये 50 क्वेश्चन पूरे हो गए। अब उम्मीद करता हूं मैं कि ये सारे क्वेश्चन आपको बहुत इंपॉर्टेंट होंगे, बहुत आपको हेल्प करेंगे आपके आने वाले एग्जाम्स में। इसका अगर आपको पीडीएफ चाहिए तो उसका लिंक दिया गया है, आप हमारे टेलीग्राम चैनल पे जुड़ सकते हैं। वहाँ पे इसके सारे पीडीएफ्स अवेलेबल हैं और भी टेस्ट वहाँ पे होते रहते हैं और भी क्वेश्चंस आते रहते हैं। तो ऐसे हम और भी सीरीज लेके आएंगे अभी, और भी बहुत सारे क्वेश्चंस लेके आएंगे। साथ में हमारी लेक्चर्स क्लासेस चली रही हैं जो कि आपके एग्जाम से पहले हम कोशिश करेंगे जो आरआरबी आने वाले एग्जाम्स हैं उसके पहले पहले आपका सारा सिलेबस कवर हो जाए। तो हमारे साथ बने रहिए। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और इसे शेयर कर दीजिए। और हमारे जो ये टेलीग्राम चैनल है उसको उस पर जुड़िए, उस पर आपको बहुत सारे स्टडी मटेरियल्स के पीडीएफ क्वेश्चंस मिलेंगे। उसका लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले सेशन तक, तब तक के लिए खुश रहिए, खूब मेहनत से पढ़िए। जय हिंद, जय भारत।